देखिए इधर जो एविडेंस का आपका पढ़ाया जा रहा है वह पहले से अच्छा नोट्स मैंने लिखवा गया है। तो इधर वाली जो धाराएं हैं आप 15-20 पेज फोटो स्टेट आज करा लीजिए और लेक्चर दे दिया जाए। और लास्ट वाला हम लिखवा ही दिए हैं। लास्ट में एक दो क्वेश्चन ही बचा है, उसको हम एक दो दिन में लिखवा देते हैं। जो इधर चल रहा है आपका अच्छा नोट्स है, आपका उसको फोटो स्टेट हम दे रहे हैं। या तो पीडीएफ फाइल भी भेज देंगे जो लोग ऑनलाइन है भाई, और जो लोग यहाँ है अपना फोटो स्टेट करा लें। देखिए आपका एडमिशन चल रहा था और उसी को आगे अभी बढ़ाना है। पहले एविडेंस चलेगा तब सीआरपीसी भाई, पहले एविडेंस चलेगा तब सीआरपीसी हम पढ़ाएंगे, ताकि एक एक निपटता भी रहे इधर। देखिए एविडेंस में आपका एडमिशन बताया गया। मैंने दो क्वेश्चन इधर से बताए, तीन क्वेश्चन बताए गए। पहला हम बताए थे कि स्वीकृति को परिभाषित करते हुए उन व्यक्तियों और उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिनमें किए गए कथन एडमिशन माने जाएंगे। तो धारा 17 लिखना है, बात ना करिए भाई अब। इसके बाद 18, 19 और 20 लिखना है। दूसरा हमने मॉडल बताया था कि सामान्यतः जो व्यक्ति स्वीकृति करता है वह उसके विरुद्ध सुसंगत और माने सुसंगत भी होती है और प्रूफ भी की जाती हैं, लेकिन इसके अपवादों सहित व्याख्या करिए। यानी कि कब स्वीकृति करता अपने फेवर में या जब कब स्वीकृति करता या उसका हित प्रतिनिधि माने उस स्वीकृति को साबित कर सकेगा। तो इसके लिए टोटल धारा 21 लिखना है और कोई धारा नहीं। और धारा 21 लिखिए, और 21 में आपका 3 अपवाद है जहाँ कि वह अपने फेवर में उसका प्रयोग क्या कर सकता है, कर सकता है। तीनों अपवाद एक सामान्य भाषा में भी याद रखना है, न लीगल भाषा याद रहे। अगर वह मर जाता तो धारा 32 में अन्य व्यक्तियों के बीच उसकी राय क्या होती, सुसंगत, तब अपने फेवर में। मन या शरीर की दशा के बारे में आपका कथन है, और उस समय कथन किया था जब मन या शरीर की दशा विद्यमान थी और आचरण के साथ किया था, और इस बात की संभावना बहुत कम थी कि यह झूठ बोला होगा, तब अपने फेवर में। जैसे चुराया हुआ माल की परिभाषा इसमें सबसे अच्छा है कि कम दाम पर हमने बेचने से क्या कर दिया, इनकार। और तीसरा अन्यथा सुसंगत। अन्यथा सुसंगत का मतलब हमने बताया था कि वह अपने कथन को स्वीकृति होते हुए भी स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत न करे, बल्कि किसी अन्य धारा में उसको अन्य रूप में पेश करे। जैसे एक उदाहरण हमने बताया था कि अगर एंट्री किया है ले मने अकाउंट में, तो वह आपका लेखा बही की पुस्तिका के रूप में पेश कर दे, धारा 34। रजिस्ट्रे में आ जाए तो 6, प्ली ऑफ एलबी में आ जाए तो 11 इत्यादि। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने बताया था, वह क्वेश्चन देखा जाए, एडमिशन कब रेलेवेंट होता है, अर्थात स्वीकृति कब सुसंगत होती है, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो धारा 21 से लेकर और 23 तक सभी धाराओं को लिखना है। यहाँ धारा 21 थोड़ा शार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 22 भी लिखना पड़ेगा रेलेवेंसी में, 22A भी और 23 भी। तो धारा 21 को विस्तृत ना करिएगा, थोड़ा बहुत क्या करिएगा, शार्ट। इसके बाद अगले कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर आया जाए, जो वर्तमान में आपका पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो एडमिशन है या आपका जो स्वीकृति है उसकी सुसंगतता का जुरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है, अर्थात स्वीकृति साक्ष्य में सुसंगत क्यों बनाई गई है। अर्थात अगर ए ने बी को 5, अगर ए ने कोई बात एक्सेप्ट कर ली है
तो क्यों एक ही बात साक्ष्य में रेलेवेंट बनाई गई है? इसका जुरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है? सैद्धांतिक आधार क्या है? विधिशास्त्रीय आधार क्या है? इसको बताइए। ये एक नया क्वेश्चन कंसेप्चुअल आपका बन रहा है। देखिए आपका ये बताएंगे कि स्वीकृति साक्ष्य में सुसंगत भी होती है, इसे साबित भी किया जा सकेगा। इसका विधिशास्त्रीय आधार विद्वान फिप्सन ने, भाई विद्वान का देख देंगे, फिप्सन 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 ने चार इसके सैद्धांतिक आधार या जुरिस्प्रूडेंशियल बेस बताया है। चारों आधारों को लिखते समय आप आधार लिखेंगे, फिर भारतीय विधि में क्या नियम है, जहाँ जहाँ वह आधार सेक्शन से अटैच होंगे उनको लिखते भी रहेंगे। तो पहला आधार है स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती है। चारों कम से कम याद रहे, और इसमें अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चारों पॉइंट चारों आधार याद रहे। और आपका आधार के बाद कुछ 2-3 धाराएं इसमें कोरिलेट करनी पड़ेंगी। पहला देखिए, स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी तथ्य को स्वीकार कर लेता है तो अब न्यायालय उस तथ्य के बारे में सबूत की मांग नहीं करता, प्रूफ की मांग नहीं करता। यानी कि स्वीकृतियां सबूत का वैभ्यर करती है, अभित्याग करती है, अभित्यजन करती है, यानी कि सबूत को अब नहीं मांगती। तो अगर कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में एडमिशन कर लिया है तो ऐसी दशा में वह एडमिशन अब सबूत का अभित्यजन करेगा, अर्थात बिना सबूत के ही न्यायालय उस स्वीकृति को सत्य मान लेगा। ये आप 3 लाइन निकालेंगे, सामान्य बात। उसके बाद तुरंत भारत में भी लिखना पड़ेगा। भारत में देखिए कैसे आएंगे। भारत में मुख्यतः स्वीकृतियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक गैर न्यायिक स्वीकृति यानी कि न्यायालय से बाहर की गई स्वीकृति, दूसरा न्यायिक स्वीकृति यानी कि जुडिशियल एडमिशन। जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात है, गैर न्यायिक स्वीकृति को यानी कि न्यायालय से बाहर की गई स्वीकृति को न्यायालय में साबित करना पड़ेगा, अर्थात एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन भारत में सबूत का अभित्यजन नहीं करेगी। लेकिन जहां तक जुडिशियल एडमिशन की बात है, आपका न्यायिक स्वीकृति की बात है, यही धारा ऐड करना है 58। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि न्यायिक स्वीकृतियां सबूत का क्या करेगी, अभित्यजन। भाई धारा याद रखिए, और एक लाइन में लिखना है आपका कौन सी धारा, तो 58। ये पहला आधार रहा। दूसरा देखिए, स्वीकृति अपने हित के विरुद्ध होती है। यानी कि जो व्यक्ति एडमिशन करता है, क्योंकि वह एडमिशन उसके इंटरेस्ट के, उसके हित के विपरीत होता है, अतः ऐसी दशा में हित के विपरीत होने के कारण इसे रेलेवेंट बनाया गया है। जैसे उदाहरण के रूप में ए ने बी को 5,000 रुपया दिया है और ये कहता है कि चलो हम 3,000 रुपया हमें दे देना और मैं मान लूँगा, तो अपने हित के विपरीत ये बात करता है 5,000 दिया है तो क्यों 3,000 पर मान जाए। तो जब कोई व्यक्ति, स्वीकृति इसलिए रेलेवेंट होती है कि वह स्वीकृति करता, जो व्यक्ति स्वीकृति करता है उसके हित के विपरीत होती है, अतः साक्ष्य में रेलेवेंट बनाई गई है। इसको आप धारा 21 से कवर करेंगे। धारा 21 में
इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति स्वीकृति करता है वह उस स्वीकृति को न तो सुसंगत बना सकता है और न ही साबित कर सकता है, लेकिन आपका विपक्षी पक्षकार उस स्वीकृति को न्यायालय में रेलेवेंट भी बना सकता है, रेलेवेंट भी होगी और साबित भी की जा सकेगी। यानी कि चूंकि ए ने अपने हित के विपरीत आपका कथन किया है तो बी तुरंत उस कथन को रेलेवेंट भी बनाएगा और न्यायालय में प्रूफ भी करेगा। ये दूसरा आपका धारा 21 से देखना है। आपका इसके अपवाद हल्का सा दिखा देना है कि यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। स्वीकृति करने वाला ऐसी स्वीकृति का प्रयोग अपने हित में भी कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? जब धारा 21 में दिए गए 3 अपवादों में से किसी में वह अपना मामला क्या कर दे, सेट। अब अपवाद यहाँ न लिखिएगा, ये नहीं कि पूरा अपवाद लिखने लगिए। यहाँ आपको ये बस दिखा देना है कि 3 अपवादों में एक में ला दे। अभी हम अपवाद बताए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर। तीसरा देखा जाए, स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में। तीसरा आधार ये है कि स्वीकृति, आपका जो व्यक्ति स्वीकृति करता है उसे उससे विरोधी कथन करने से रोक दिया जाता है। अतः स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के रूप में आपका होने के कारण एक्सेप्ट की गई है। अब जब ये लिखिएगा कि आपका पक्षकार के कथन में विभेद पैदा करती है, यानी कि जब एक पक्षकार एक बार कोई कथन किया है और बाद में वह उस कथन से मुकरना चाहता है, पलटना चाहता है, या ये शब्द न लिखिएगा तो लिखिएगा विपरीत बात करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय द्वारा उसे विपरीत बात करने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाए। जब ये पॉइंट लिखिएगा तो आप सेक्शन 31 उठाइएगा। मैं सेक्शन बता रहा हूँ भारत में। धारा 31 कवर करना है और धारा 31 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वीकृति का इफेक्ट क्या होगा, तो जो मैं अभी बताया वही इफेक्ट होता है। अलग से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि एडमिशन का एविडेंशियल वैल्यू, अभी हम उसको पढ़ाएंगे आपका, लेकिन एक लाइन तो यहाँ जानिए। इस अधिनियम की धारा 31 में स्वीकृति का एविडेंशियल वैल्यू बताते हुए, साक्षिक मूल्य बताते हुए यह कहा गया है कि स्वीकृतियाँ स्वीकृत तथ्यों का कंक्लूसिव प्रूफ या अकाट्य तर्क या निश्चायक सबूत नहीं होती, बल्कि केवल विबंध पैदा करती हैं। तो अब आया कि 2 बातें इसमें से निकली कि स्वीकृतियां कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती तो उत्पन्न क्या करती हैं, स्टॉपेज, अर्थात विरोधी कथन करने से व्यक्ति के मुंह को क्या कर देती हैं, बंद। तो यानी कि इसका मतलब स्वीकृति इस आधार पर रेलेवेंट बनाई गई है कि वह किसी व्यक्ति को विरोधी कथन करने से क्या करती है, और धारा कौन सा ऐड करेंगे इसमें, 31। अगला ये अंतिम जो आधार हैं कि स्वीकृतियां सत्य के साक्ष्य के रूप में, यानी कि जो एडमिशन होता है वह सत्य के साक्ष्य के रूप में होने के कारण आपका रेलेवेंट बनाया गया है। तो अब सत्य के साक्ष्य के रूप में का मतलब क्या हुआ, अब ये देखिए। जो व्यक्ति स्वीकृति करता है, सामान्यतः यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत, अपने इंटरेस्ट के विपरीत कोई बात करता है, तो जब तक वह बात सत्य नहीं होगी और वह अपने हित के विपरीत
यानी कि अपने विरोध में सामान्यतः कोई बात नहीं करेगा। अतः ऐसी कंडीशन में एडमिशन को विरोधात्मक कथन माने सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि अगर ए कहता है कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ, अपनी डायरी में ए लिखा है, तो ए द्वारा की गई यह स्वीकृति है और ए के पक्ष में ये नहीं है, विरोध में है, क्योंकि ए बी को 5,000 रुपया वापस करेगा। तो का आधार ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत कोई कथन करता है तो यह माना जाता है कि वह कथन ट्रू होगा, सत्य होगा, तभी तो कह रहा है, अन्यथा अपने हित के विपरीत कोई व्यक्ति सामान्यतः कोई कथन नहीं करता। तो इस प्रकार 4 आधार आपका हुआ। फिर एक बार हेडिंग से याद रखिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ, दिमाग में बैठाइए। पहला आपका आधार क्या है? स्वीकृतियां सबूत का अभित्यजन करती हैं, धारा 58 ऐड करेंगे। स्वीकृति उस माने हित के विपरीत होती है तो 21 विरोधात्मक कथनों के रूप में यानी कि मुकरने से क्या किया जाता है तो 31 और सत्य के साक्ष्य के रूप में यानी कि जब अपने हित के विपरीत कहा है तो ये मान लिया जाता है कि वो क्या कह रहा होगा। जैसे कि मौर्य जी है लास्ट में, अब ये सह अपराधी है तो कोई सह अपराधी अपने हित के विपरीत क्यों बात करेगा, तो ये पूरा घटना का क्या दे रहे हैं वर्णन, तो ये माना जाएगा कि अपने हित के विपरीत बात कर रहे हैं तो इनकी बातें क्या होंगी, सत्य। तो कहाँ कितने लोग थे मौर्य जी? एकदम उदाहरण माने पूरा एविडेंस ये अपने पर सीआरपीसी एविडेंस चला दे रहे हैं। सह अपराधी क्षमादान तो 306, सह सुपुर्द न्यायालय क्षमादान तो 307। क्षमादान अगर मौर्य जी झूठ बोल दिए या आधी बात अभी छुपाए हैं क्योंकि सह अपराधियों का नाम पूरी तरह नहीं बताए हैं, तो अभी भी खतरा है कि 308 का क्या कर दिया जाए। तो भाई जल्दी से जल्दी नाम पता जो सह अपराधी थे उनका आप करिए। 2 ही का नाम जानते हैं, कह रहे हैं कि जो 2 अन्य लोग थे वह अनजान थे, तो अनजान थे तो क्यों साथ में गए अपराध करने, यानी कि अपराध करने क्यों गए? अनजान थे तो बताइए कि चेहरा पहचानता हूँ और जब पहचान परेड कराई जाएगी तो मैं क्या करूँगा, उन लोगों को पहचान लूँगा, शिनाख्त की कार्रवाई। अगला देखिए आपका एडमिशन का। अब अगला हम देखते हैं स्वीकृति का एविडेंशियल वैल्यू, या तो अलग से टिप्पणी में आ सकता है, मैं फिर बता दूं, या किसी क्वेश्चन के साथ भी जोड़ देगा। तो जब आपका एडमिशन का या स्वीकृति का साक्ष्य में महत्व क्या है पूछे तो आपको जो धारा इसमें ऐड करनी है वह मुख्य रूप से देखिए कौन कौन सी धारा ऐड करनी है भाई। जब आप स्वीकृति का एविडेंशियल पहलू लिखिए तो मैं आपका कह सकते हैं कि धाराएं बता रहा हूँ। एक 31 ऐड करिएगा, एक 58 ऐड करिएगा, एक धारा 4 ऐड करिएगा, फिर हल्का सा 115, 116 और 117, यानी कि इतनी धाराएं कहीं न कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए आपका स्वीकृति का एविडेंशियल वैल्यू हम चल रहे हैं। स्वीकृति का साक्ष्य में क्या महत्व होगा, इस बात का उल्लेख इस अधिनियम की धारा 31 में किया गया है। तो पहले कहाँ से उठाएंगे, 31, अभी मैं बताया भी 31 में ये बताया गया है कि स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा, तो स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती। यानी कि पहला प्रभाव आपका ये दिया गया है कि जो एडमिशन किया गया है क्या वह स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत होती हैं कि नहीं होती।
तो स्वीकृतियां स्वीकृत तथ्यों का निश्चायक सबूत आपका नहीं होती। तो निश्चायक सबूत होता क्या है लिखना पड़ेगा, और तुरंत आपको कौन सी धारा में निश्चायक सबूत परिभाषित है, 4 में। अगला शब्द देखिए किंतु तस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, माने इस धारा के बाद में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए विबंध के रूप में प्रवर्तित होती हैं। यानी कि किस रूप में प्रवर्तित होती हैं, विबंध के रूप में, यानी कि स्टापेल के रूप में। तो जब स्टापेल के रूप में प्रवर्तित होगी तो आपका स्टापेल के बारे में प्रावधान एविडेंस में कहाँ है, 115 से 117। तो हल्का सा ये दिखाएंगे, और किस स्वीकृति को साबित करना है नहीं करना है, इसके लिए 58। तो ये सभी धाराएं आपस में क्या हो गई, कोरिलेट। अब एक एक करके चला जाए। अगर हम धारा 31 को देखें तो पहले आपका धारा 31 निकाला जाए। धारा 31 में जो पहला वाक्य दिया गया है, अलग अलग तोड़ लीजिएगा दो भागों में। पहला आपका तत्व हुआ कि एडमिशन आपका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, पहले इसको लिखिएगा और तब विबंध के रूप में। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, सेक्शन 8 जरूर कर लीजिएगा। भारत स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का कंक्लूसिव प्रूफ, अकाट्य तर्क, निश्चायक सबूत या निर्विवाद प्रमाण नहीं होती। निश्चायक सबूत की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 4 में देते हुए यह कहा गया है कि जहां एक तथ्य दूसरे का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य की उपधारणा करेगा और ना साबित करने का अवसर नहीं देगा। यानी कि जब एक बार न्यायालय ने प्रिजम्पशन कर लिया, अनुमान कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में अब उस अनुमान का खंडन करने का मौका नहीं देगा। अब एडमिशन पर इसको जोड़िए। चूंकि स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है, अतः जो व्यक्ति स्वीकृति किया है वह स्वीकृति का खंडन कर सकता है कि हमने ये स्वीकृति तो हमारी थी, भूल में हो गई, हमसे कपट करके प्राप्त कर ली गई, या हमसे असम्यक असर डालकर प्राप्त की गई है, हमको धमका कर प्राप्त की गई है, या ये 2-3 शब्दों को जोड़कर, हमारे कई कथनों को जोड़कर क्या बना लिया गया है, मिक्सिंग करके एडमिशन। अतः ये एडमिशन सही नहीं है। तो क्या एडमिशन को गलत साबित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि ये निश्चायक सबूत नहीं। यही पॉइंट आपको पकड़ना। अगर निश्चायक रहता तो अकाट्य हो जाता। अब आइए दूसरा, स्वीकृति 2 प्रकार की होती है, एक न्यायिक, एक गैर न्यायिक। गैर न्यायिक स्वीकृति उसे कहते हैं जो न्यायालय से बाहर की जाती हैं, और न्यायिक स्वीकृति उसे कहते हैं जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान की जाती हैं। तो जहाँ तक भारतीय विधि की बात है, 58 यह बताती है कि जो न्यायिक स्वीकृतियाँ होंगी वह सबूत का अभित्यजन करेंगी, अर्थात उन्हें अब प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाकर कहाँ स्वीकार कर लिया, न्यायालय में। तो जब कोर्ट में स्वीकार कर लिए तुम, तो अब विपक्षी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला पॉइंट आइए। अगला पॉइंट ये कहा गया है कि स्वीकृतियां स्टापेल के रूप में इन्फोर्स होगी, लागू होगी, प्रवर्तित होगी। तो आपको स्टापेल बताना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको लिखना ही पड़ेगा कि जहाँ तक विबंध की बात है, विबंध के रूप में चूंकि एडमिशन प्रभावी हो रहा है, तो पहले हल्का सा विबंध दिखाइए। विबंध का सिद्धांत ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विषय पर
कोई पूर्ववर्ती कथन इत्यादि किया हो और किसी पश्चातवर्ती समय पर उन कथनों से वह विपरीत कथन करना चाहता हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको विपरीत कथन करने से रोक दिया जाएगा, विबंधित कर दिया जाएगा। और चूंकि स्वीकृति का प्रभाव भी यही होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति एडमिशन किया है उस व्यक्ति को उससे विपरीत बात करने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब एक पॉइंट आपका इंटरव्यू का है कि कब स्वीकृति निश्चायक सबूत बन जाती है। तो जब वह विबंध का रूप ले लेती है तो उसके बाद वह अकाट्य बन जाती है, निश्चायक बन जाती है। यानी कि जब स्वीकृति विबंध का रूप ले लेती है, जब तब ऐसी दशा में, यानी कि जब एडमिशन विबंध का रूप ले लेता है, यानी कि अब पक्षकार को मुकरने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तब वह अकाट्य तर्क हो गई, क्योंकि अब उसके विपरीत कोई साक्ष्य स्वीकार। तो विबंध का रूप कब लेगी भाई, ये भी समस्या है। तो विबंध का रूप तभी लेगी जब धारा 115, 116 और 117 में क्या हो जाए, आ जाए। तो 115 लिखवा भी गया है, फिर सार हम बता दें। जब कोई व्यक्ति अपनी कार्य लोप या घोषणा के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी तथ्य के अस्तित्व में होने का विश्वास साशय कराता है और या कर लेने देता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसे विश्वास पर कोई कार्य करता है या कर लेने दिया गया है, तो पहले व्यक्ति को या उसके हित प्रतिनिधि को अब उस बात की सत्यता से इनकार करने दिया जाएगा कि नहीं, नहीं, भले ही वह बात क्या हो, झूठी। तो इस प्रकार आपका प्रयास किया गया। भाई देखिए समय कम है थोड़ा, इसलिए प्रयास किया गया, लेकिन ये सब बातें दिमाग में आपके घूमने चाहिए। अब आइए आपका कन्फेशन देखा जाए। इधर आपका स्वीकृति समाप्त हो गई, तो कन्फेशन आ जाइए, यानी कि संस्वीकृति। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन काफ़ी बनता है। इधर से जो क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए पहले मॉडल देख लिया जाए क्वेश्चन का। जो कन्फेशन से क्वेश्चन आपका बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि आप कन्फेशन के प्रकार बताइए। दूसरा परिभाषा से भी बन चुका है। तीसरा कब कन्फेशन या संस्वीकृति विसंगत होगी, कब सुसंगत होगी, ये बताइए। और अलग से एक क्वेश्चन धारा 27 पर बनता है धारा 27 पर, और अंत में स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर धारा 30 पर भी खूब बिहार बनाता है। तो धारा 30 मैं पढ़ा भी चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ, उसको अच्छे से 133 और 30 को अच्छे से तैयार करके क्या करना है, यहाँ से बिहार का मैंने जो मॉडल रहा है, या तो धारा 30 सह अभियुक्त से बन जाता है या धारा 133 से, ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो इधर की जो धाराएं, इसके बाद कुछ पूछल्ला इस समय पूछ ले रहा है, समस्यात्मक क्वेश्चन। और वह समस्यात्मक क्वेश्चन आपका कुछ हम बताएंगे कि आपका संस्वीकृति पर कुछ समस्यात्मक क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और आइए हम शुरू करते हैं आपका। हाँ, एविडेंशियल वैल्यू 2 क्वेश्चन और अभी पूछे जा रहे हैं। संस्वीकृति का साक्ष्य में महत्व क्या होगा, एक नया क्वेश्चन आ रहा है। प्रत्याहारी संस्वीकृति, मुकरी हुई संस्कृति, यानी कि कोई व्यक्ति कन्फेशन तो किया है अभियुक्त और बाद में क्या होता है, मुकर जाता है कि हम झूठ बोले थे। नहीं, विबंध लागू नहीं होगा, क्योंकि विबंध केवल सिविल मामले में, क्रिमिनल में नहीं। फिर एक बार देखिए भाई, ये जो हमने स्टापेल का सिद्धांत बताया, ये केवल सिविल मैटर में लागू होता है, क्रिमिनल में नहीं।
अर्थात अगर कोई अपराध का अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है और बाद में पलट जाता है, यानी कि पलटू राम हो जाता है, तो उसे पलटने यानी कि मुकरने अर्थात विपरीत कथन करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टापेल केवल और केवल किस में लागू होता है? सिविल में। पहले अंतर बता दिया जाए भाई, जो क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछे जाते हैं वे पहले बताया जाए, तब आपका धारा 27 और तब आपका कन्फेशन इत्यादि, क्योंकि क्वेश्चन वाइज भी हमें चलना है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान में रखिएगा। आपका 27 से भी क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत अच्छे से डील करिएगा। आपका 27 को पहला हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस बताइए, यानी कि स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर बताइए। ये अंतर आपका मैं बता दूं, ज़्यादा चांस है पूछने का और पूछा भी जाता है हमेशा कि स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर क्या है। कम से कम आपका मैं बता दूं, अभी आपका टेस्ट कराया जा रहा था तो मैं बताया भी था कल कि एक दो लोग आए थे बाहरी कोचिंग से, केवल 5 अंतर लिखे थे। तो भाई 5 अंतर से काम नहीं चलेगा, कम से कम 8 से 10 अंतर आप लिखिए। मैं बता दूं, जब अंतर लिखिए तो 5 नहीं, कम से कम 8 से 10 अंतर लिखिए। पढ़ाते समय जिनको देना है, एक शॉर्टकट में मॉडल बना लेना चाहिए, यानी कि 7-8 लाइन में ऐसा मॉडल बनाइए कि वही मॉडल हम पढ़ कर जाएंगे और वहीं जाकर आपका 1 पेज 1.5 पेज क्या करेंगे, छाप देंगे। यानी कि जैसे कि पेपर छापा जाता है वैसे ही फिर सतर्क किया जा रहा है, पन्ना खाली ना छोड़िए। इतना लेक्चर देने के बाद अगर पन्ना आप खाली छोड़कर आ गए तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा। तो भूमिका बनाइए जो भी आए, और उसके बाद आपका जो भी आए न समझ में आए तो कलम रुकनी नहीं चाहिए। बिहार क्योंकि झुआ भर कापी है तो कापी लाटिंग में पड़ेगी, और आपका इतिहास गवा रहा है कि ज़्यादा लड़के रहते हैं तो किस्मत भी काम कर जाती है कि किस टीचर के पास आपकी कापी गई, वो भी मायने रखता है। मैं फिर बता दूं, तो आपका देखिए इसको एडमिशन और कन्फेशन में पहले हम अंतर बताते हैं, फिर धारा 27, फिर कन्फेशन, फिर एविडेंशियल वैल्यू, और फिर कन्फेशन का प्रकार भी पूछा जाता है, और फिर आपका प्रत्याहारी संस्कृति। मैंने जो मॉडल नए बन रहे हैं इसी मॉडल से वर्तमान में बन रहे हैं। तो एक एक करके चलिए, स्वीकृति और संस्वीकृति आपका कह सकते हैं कि दोनों के बारे में प्रावधान एविडेंस की धारा 17 से लेकर 31 तक में किया गया है। यानी कि कन्फेशन, एडमिशन और कन्फेशन के बारे में आपका जो प्रावधान किया गया है वह 17 से लेकर 31 तक में किया गया है। दोनों में ही किसी फैक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। यानी कि कोई चीज़ एक्सेप्ट ही की जाती है, ये नहीं कि अलग, लेकिन फिर भी स्वीकृति और संस्वीकृति में, एडमिशन और कन्फेशन में अंतर, महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। अब पहले परिभाषा पर देखिए, अब चार्ट बना लेना है। इधर आपका स्वीकृति लिख देना है और इधर क्या, संस्वीकृति। तो पहले तो भाई साम अंतर देखिए, पहले परिभाषा से अंतर निकालिएगा। पहला जो अंतर निकाल वह किससे निकालिएगा आप, डिफिनीशन से, कि स्वीकृति को इस अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि माने स्वीकृति
वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करती है तथा ऐसे व्यक्तियों और ऐसी परिस्थितियों में की गई हो जिसका वर्णन धारा 18, 19 तथा 20 में। ये स्वीकृति की परिभाषा। फिर कन्फेशन की परिभाषा पर आएंगे। संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है, तो जब परिभाषित नहीं किया गया है तो या तो केस का सहारा लीजिएगा, और केस में भी परिभाषित नहीं है तो अपनी परिभाषा दीजिएगा। तो संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई है। इसे पाकलन नारायण स्वामी बनाम इम्परर के बाद में 1939 आपका जस्टिस लॉर्ड एटकिन ने परिभाषित किया। तो पीएन स्वामी बनाम इम्परर का केस देखना है, पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का, और जस्टिस लॉर्ड एटकिन ने परिभाषित किया, और वहीं 2-3 लाइन परिभाषा लिखिएगा। अब देखिए क्या कहा गया परिभाषा देते हुए। संस्वीकृति अभियुक्त द्वारा इस आशय की स्वीकृति है कि उसने परिवादित अपराध किया है। यानी कि जब किसी अपराध का अभियुक्त इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने वह अपराध किया है, तो उस एडमिशन को ही, उस स्वीकृति को ही, वह स्वीकृति ही क्या कहलाएगी? संस्वीकृति। अब पूरी परिभाषा न लिखिएगा, परिभाषा लंबी है चूंकि, तो आप शॉर्टकट में दे दीजिएगा कि आपका कन्फेशन क्या है। तो कन्फेशन एक एडमिशन है जिसके द्वारा किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या करता है? स्वीकार। बस इतना लिख दीजिए। केस जरूर लिखिए, कौन सा केस है? पाकला नारायण स्वामी। जज का नाम लिखिएगा, प्री में भी पूछा जाता है, आपका लॉर्ड एटकिन। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर हम निकाल रहे हैं। प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संस्वीकृति प्रथमतः स्वीकृति होती है। अर्थात प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती, क्योंकि स्वीकृति द्वारा किसी तथ्य को स्वीकारा जाता है, और ये भी हो सकता है कि स्वीकार करने में किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति स्वयं द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करे। तो प्रत्येक एडमिशन कन्फेशन में कन्वर्ट नहीं होता, वहीं एडमिशन कन्फेशन में कन्वर्ट होता है जिसके द्वारा कोई अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या किया है? स्वीकार। यानी कि प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संस्वीकृति प्रथमतः क्या होती है? स्वीकृति। ये दूसरा अंतर लिखेंगे। तीसरा, ये स्वीकृति के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह धारा 17 से लेकर 23 तथा 31 में किया गया है। धारावाइज भी अंतर कर सकते हैं। 17 से लेकर 23 और इसके साथ आपका 31 में किया गया है, जबकि कन्फेशन के बारे में प्रावधान आपका 24 से लेकर 30 तक किया गया है। अगला आइए आपका अब प्रभाव पर देखा जाए। चौथा अंतर इफेक्ट, अभी हमने प्रभाव बताया, तो बताइए स्वीकृति किस रूप में प्रवर्तित होती है? स्टापेल। भाई कौन सी धारा? धारा लिखते रहेगा। भारत स्वीकृति में हम बता रहे हैं, इस अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्वीकृतियां स्वीकृत तथ्यों का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती,
बल्कि एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन स्टापेल के रूप में प्रवर्तित होती है। तो एविडेंशियल वैल्यू स्वीकृति का विबंध उत्पन्न कर दी। अब कन्फेशन का आइए। जहां तक कन्फेशन का प्रश्न है, फिर एक बार देखिए, जहां तक संस्वीकृति का प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति या कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू कहीं बताया नहीं गया है। तो कन्फेशन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ये है कि कन्फेशन एक सब्सटेंसिव लॉ है, नहीं सब्सटेंसिव एविडेंस है, सारवान साक्ष्य है। सारवान साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति के आधार पर उसे दोष सिद्ध किया जा सकेगा, उसे दंडित किया जा सकेगा, अन्य किसी साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक बार दिमाग में बैठाइए, कन्फेशन कैसा एविडेंस होता है? आपका संपोषक की विबंध पैदा करेगा कि सारवान? तो सारवान। सारवान का मतलब ये हुआ कि केवल उस साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति माने फैसला दिया जा सकता है, दूसरे साक्ष्यों की आवश्यकता। तो अगर ये एक अभियुक्त है अपराध का, अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और न्यायालय की राय में 3-4 शब्द जरूर लिखिएगा, यदि कोई अगर न्यायालय की राय में संस्वीकृति स्वैच्छिक है, सत्य है, विश्वसनीय है, प्रत्यक्ष है, किसी के माने पढ़ाने लिखाने का परिणाम नहीं है, यानी कि 3-4 शब्द हमेशा यूज करिएगा। कौन कौन? सत्य होनी चाहिए, इसके बाद आपका विश्वसनीय होनी चाहिए, इसके बाद स्वैच्छिक। यानी कि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि कन्फेशन का क्रोड क्या है। तो क्रोड वॉलेंट्री या स्वैच्छिक है, माने क्रोड आपका है स्वैच्छिक। अगर स्वैच्छिक है, अब कैसे स्वैच्छिक है कैसे नहीं हो तो अलग बात है। तो इस प्रकार अगला अंतर भी समाप्त हो गया कि एविडेंशियल वैल्यू दोनों की क्या होगी। अब अगला अंतर देखिए। अब आप लोग बताइए, एडमिशन कौन कर सकता है और किस परिस्थिति में? तो फिर एक बार याद रखिए, 3 धारा है। किस किस व्यक्ति का कथन स्वीकृति माना जाएगा और किस कंडीशन या परिस्थिति में किया है, इसका वर्णन स्पष्टतः धारा 18, 19 और 20 में किया गया। फिर एक बार हम बता रहे हैं, स्वीकृति में स्वीकृति कौन करेगा, किस परिस्थिति में करेगा, इसका वर्णन किन धाराओं में किया गया है? तो धारा 18 में, 19 में और 20 में। तो अब बताइए, कन्फेशन कौन करता है? भाई संस्वीकृति कौन करता है? तो सभी नहीं करते संस्कृति। संस्कृति केवल और केवल अपराध का अभियुक्त द्वारा किया जाता है और किसी द्वारा नहीं। यानी कि फिर एक बार देखिए, स्वीकृति कौन कर सकते हैं? जिनका उल्लेख एविडेंस की धारा में है, 18, 19, 20। कन्फेशन कौन कर सकता है? तो कहीं ये उल्लेख नहीं है, बस एक लाइन लिखिएगा, किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति। अगला अंतर आइए। अब अगला अंतर आइए, अब धारा 21 से अंतर निकालिए तो थोड़ा। जो व्यक्ति स्वीकृति करता है, अब आप लोग बताइए, सामान्यतः जो स्वीकृति है वह स्वक्षतिकारी होती है। यानी कि जो व्यक्ति स्वीकृति किया है उसके विपरीत होती है, उसके विपरीत साबित भी की जाती है और आपका सुसंगत भी होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृति प्रायः स्वक्षतिकारी होती है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, वह हितकारी भी हो सकती है यदि आपका स्वीकृतिकर्ता उस स्वीकृति को
धारा 21 में दिए गए 3 अपवादों में से किसी एक में ला देता है। फिर इसको समझिए, कठिन है थोड़ा, आसान नहीं है समझाना और समझना, ये एविडेंस है आपको। फिर एक बार हम बता रहे हैं दोबारा, न समझ में आए तो भाई तिबारा बताया जाएगा, भाई न समझ में आए तो आप एक बार इशारा करिए, तीसरी बार भी बताया जाएगा। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है मैं खुद ही 2 बार बता रहा हूँ, कहीं भी संदेह किसी को हो तो भाई एक बार आप इशारा करिए, उसको और डिटेल में समझाया जा सकता है। फिर एक बार इसको देखिए, सामान्यतः स्वीकृति स्वक्षतिकारी होती है, लेकिन इसका अपवाद है जहाँ हितकारी भी हो सकते हैं जो स्वीकृति किया है। धारा 21 में कितने अपवाद हैं? 3, बस लिख दिए। अब कन्फेशन आइए, अगर कोई अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार किया है तो ये उसके विरुद्ध ही मामला जाएगा कि फेवर में भी जाएगा? भाई विरोध में ही तो जाएगा कि पक्ष में जाएगा? अगर ए कहता है कि मैं ही मर्डर किया हूँ तो आप लोग बताइए, क्या ए आपका अपने फेवर में इसका यूज करेगा कि आपका विरोध में करेगा? तो आपका फेवर में नहीं, क्योंकि संस्कृति सदैव विरोध में की जाती है, फेवर में इसका यूज नहीं होगा। लेकिन आपका लिखना नहीं, हल्का सा हम बता देते हैं आपका, जैसे मौर्य जी हैं, आपका 5 लोग चाय पीने गए, ये भी सह अपराधी थे और इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, तो हम तो थे ही, लेकिन हमारे साथ 4 चट्टे बट्टे और थे, जिनका नाम ये भले ओपन न करे, 2 लोगों का पता लग चुका है, केवल कितने अभियुक्त बाकी हैं? सह अपराधी 2 और एक ये स्वयं। तो ये अपने फेवर में देखिए कुछ अपवाद हैं, वो लिखना नहीं है भाई, बताने के लिए, समझाने के लिए, कि अगर सरकार इनके अपराध को क्षमादान न्यायालय से कराती है, तब आपका इनसे बयान दे दिलवाती है, लेकिन इनको क्षमादान इस शर्त पर करवाया गया है कि जितने चट्टे बट्टे आपके साथ थे सबका नाम बताएंगे, पूरी घटना का वर्णन करेंगे, कहाँ से योजना बनी, कैसे कैसे गए, 156 के तहत बताएंगे एविडेंस में, और तमाम बातें बताएंगे। इस शर्त पर इनको क्या दिया गया, यानी कि इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और छूट पा ली। तो कुछ हद तक हल्का सा फेवर में क्या किए ये प्रयोग, लेकिन वो भी सरकार ने किया तब। लेकिन ये लिखिएगा ना, सामान्यतः जो संस्वीकृति होती है वह स्वक्षतिकारी ही होती है, अपने फेवर में उसका प्रयोग अभियुक्त अब कर रहा कि मैं ही चोरी किया हूँ, तो कहाँ से पक्ष में, भाई दंड पाएगा ही। अगला अंतर आइए, आपका 6 अंतर हो गया। 7वां देखिए, अब 7वां गोपनीयता देखी जाती है। तो धारा 23 हमने बता ही दिया है, अगर कोई व्यक्ति कोई कथन करता है, एडमिशन करता है और कहता है कि मैं एडमिशन तो कर रहा हूँ, लेकिन इसे एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, यानी कि यह साक्ष्य में प्रयोग नहीं होगा, इसको हम कहते हैं गुप्त रखने के वचन द्वारा की गई स्वीकृति साक्ष्य में विसंगत होती है। और कल मैं बताया था कि प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति की धारा में है 23 में, कल ही बताया गया, यानी कि गुप्त रखने के वचन द्वारा की गई स्वीकृति रेलेवेंट नहीं होती, विसंगत होती है। अब उसका साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। कौन सी धारा एविडेंस की? 23। लेकिन धारा 29 से कोरिलेट करना है। एविडेंस की धारा 29 के तहत अगर किसी अभियुक्त से ये कहा गया है कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, मैं गुप्त रखूंगा, किसी से बताऊंगा नहीं, तो ये कन्फेशन सुसंगत होगा, उचित होगा,
और अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक लाइन सीधे सीधे अगर ये ना आए तो गुप्त रखने के वचन द्वारा की गई स्वीकृति धारा 23 के तहत इरेलेवेंट यानी कि विसंगत या अनुचित होगी और गुप्त रखने के वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति धारा 29 के तहत सुसंगत होगी। न समझ में आए तो धारा 23 और कौन सी धारा को रिलेट करेंगे। अब आइए आपका देखा जाए पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति की जाती है या पुलिस अभिरक्षा में रह, फिर एक बार देखिए, पहले स्वीकृति देखा जाए भाई। पुलिस ऑफिसर से की गई स्वीकृति या पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से स्वीकृति की जाती है तो वह स्वीकृति आपका रेलेवेंट होगी, सुसंगत होगी। मैं बता दूं, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर से की गई है संस्कृति तो धारा 25 और पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से की गई है तो धारा 26 के तहत ये संस्वीकृति विसंगत होगी, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं। यानी कि पुलिस से की गई स्वीकृति है तो सुसंगत और संस्वीकृति है तो विसंगत। एक लाइन अगर अगला देखिए कितना अंतर हुआ अब तक, 7। अगला देखिए आपका, अब अगला अंतर आपका कह सकते हैं कि स्वीकृति किसके विरुद्ध एविडेंस में प्रयोग की जाती है। तो अगला जब अंतर आप दिखाइएगा तो सेक्शन 21 और 30 का दिखाइएगा, यानी कि 21 का और आपका कह सकते हैं कि 30 का। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्री में भी आया था और कंसेप्ट क्लियर इसका होना चाहिए। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका कैसे हम बता रहे हैं। धारा 21 में यह बताया गया है कि स्वीकृतियां किनके विरुद्ध सुसंगत होंगी और साबित की जा सकेंगी। तो स्वीकृतियां स्वीकृतिकर्ता और उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत होगी और साबित की जा सकेगी। अब आप लोग बताइए कन्फेशन किसके विरुद्ध सुसंगत होगा और साबित किया जाता है, अभियुक्त का कि अभियुक्त के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध। हाँ, किसके विरुद्ध, अभियुक्त की उसके हित प्रतिनिधि की, दोनों, केवल अभियुक्त, हित प्रतिनिधि नहीं। फिर एक बार इस कॉन्सेप्ट को बनाइए तो अगर ए ने एडमिशन किया है तो सेक्शन 21 के अनुसार वह जो एडमिशन है वह ए के विरुद्ध सुसंगत होगा, साबित किया जा सकेगा, और ए का जो उत्तराधिकारी होंगे उनके विरुद्ध भी सुसंगत होंगे और साबित किया जा सकेगा। कन्फेशन में आइए, जिस व्यक्ति ने कन्फेशन किया है अर्थात अपना अपराध स्वीकार किया है, सामान्यतः वह संस्वीकृति केवल उसके विरुद्ध ही सुसंगत होती है और साबित की जा सकती है, उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध नहीं। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। एक सेक्शन केवल अपवाद है, कौन सा, धारा 30। धारा 30 ही अपवाद है, याद रखिएगा। धारा 30 सह अभियुक्त की संस्कृति अर्थात अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण चलता है तो आपस में वे सह अभियुक्त माने जाएंगे। ऐसी कंडीशन में एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को न्यायालय दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध भी विचार में क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन पहले सामान्य नियम लिखिएगा कि केवल किसके विरुद्ध सुसंगत, अभियुक्त के, और लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन सी धारा है, 30।
कितना अंतर, 8-9 अंतर हो गया कि नहीं भाई? हमारे हिसाब से 8-9 तो हो जाना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 5 मिनट का क्वेश्चन है। प्रत्याहारी संस्कृति खूब इस समय पूछा जा रहा है। यानी कि एक बार कन्फेशन तो किया लेकिन उससे मुकर गया, या वापस ली गई संस्कृति, मुकरी हुई संस्कृति, प्रत्याहारी संस्कृति। अब आप इसको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन बिहार में पूछा जा सकता है। बस 1-1.5 पेज में आपको निकाल देना है, ज़्यादा नहीं। देखिए भाई, आपका मुकरी हुई संस्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब किसी चीज़ की परिभाषा नहीं दी गई है तो आप करते क्या हैं कि इसके लिए उपाय ये है कि अगर किसी केस में वह परिभाषा दी गई है तो वह लिखेंगे। जैसे कि कन्फेशन की परिभाषा हमने बताया पीएन स्वामी के बाद में दी गई थी, तो अंतर में भी मैं वह बताया। लेकिन मुकरी हुई संस्वीकृति को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो आपका मुकरी हुई संस्कृति होती क्या है, अब इस बात को आप परिभाषित करेंगे। देखिए परिभाषा कैसे देंगे। एक ऐसी संस्वीकृति जिसे करने के बाद संस्वीकृत करता किसी उत्तरवर्ती अवसर पर, उत्तरवर्ती माने पश्चातवर्ती, सबसिक्वेंट अवसर पर आपका यह कहते हुए मुकर जाता है कि उसने कोई संस्वीकृति नहीं की थी, या जो वह संस्वीकृति की किया था वह गलत है या असत्य है। यानी कि ये एक बार अपना अपराध स्वीकार करता है, फिर बाद में आपका कहता है कि हम तो कभी अपना अपराध स्वीकार ही नहीं किए थे, या उस समय हम झूठ बोले थे, तो इसको हम कहेंगे मुकरी हुई संस्कृति। क्योंकि ये आपराधिक मामला है। आपका आपराधिक मामले में अभियुक्त अपना मने कन्फेशन से मुकर रहा है, अतः विबंध का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि विबंध का सिद्धांत केवल सिविल में लागू होता है, आपराधिक में नहीं। अर्थात मुकरने से क्या अभियुक्त को रोका जा सकता है कि नहीं? नहीं, मुकर सकता है, तभी तो ये बना है, नहीं तो रोक दिया जाता तो क्यों ये बनाया जाता। प्रत्याहारी संस्कृति का एविडेंशियल वैल्यू का उल्लेख साक्ष्य अधिनियम में नहीं किया गया है। न्यायिक विनिश्चयों के अनुसार प्रत्याहरण के बाद भी संस्वीकृति विचारणीय बनी रहती है। यदि न्यायालय को समाधान हो जाता है कि जो पहले कन्फेशन किया गया था वह सत्य था, विश्वसनीय था, स्वैच्छिक था, तो अभियुक्त के मुकरने के बावजूद भी न्यायालय आपका ऐसी पूर्ववर्ती संस्वीकृति के आधार पर उसे दोष सिद्ध कर सकता है। लेकिन सतर्कता एवं प्रज्ञा का नियम यह है कि जब अभियुक्त अपने पूर्ववर्ती संस्वीकृति से मुकर जाता है तो ऐसी दशा में पूर्ववर्ती संस्वीकृति पर तभी भरोसा किया जाए जब अन्य साक्ष्य, संपोषक साक्ष्य क्या हो, मौजूद हो। ये सावधानी का नियम है। जैसे कि सह अपराधी में आप लोग सावधानी का नियम पढ़ते हैं, आपका प्रज्ञा का नियम, सतर्कता का नियम, 114 एविडेंस की धारा 114 का दृष्टांत नंबर बी। उसी प्रकार सतर्कता न्यायालय बरते आपका, क्योंकि संस्कृति के आधार पर दोष माने मुकरी हुई संस्कृति के आधार पर दोष सिद्ध करना सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे अन्याय की संभावना बनी रहती है। तो कब इसके आधार पर भाई सजा दी जाए? जब ये मुकरी हुई संस्कृति का अन्य साक्ष्यों से क्या मिल जाए? बल। बल यानी कि सपोर्ट। यानी कि पहले जो वह अपना अपराध स्वीकार किया था बाद में पलट गया, तो पहले वाले कथन को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्वतंत्र साक्ष्य क्या हो,
विद्यमान, तब ठीक रहेगा। इस पर 2 केस आप लिखिएगा और 2 केस आपका इतना ही लिखना है। उसके बाद केस 2 लिखना है 2 लाइन। प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य का केस है। प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य का केस है। AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में आपका उच्चतम न्यायालय ने आपका प्रत्याहारी संस्वीकृति का एविडेंशियल वैल्यू बताते हुए यह कहा कि यदि प्रत्याहारी संस्वीकृति सत्य है, स्वैच्छिक थी, विश्वसनीय थी, तो उसके आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता अभियुक्त को, भले अभियुक्त बाद में क्या हो गया हो, पलट गया हो। सामान्यतः स्वतंत्र साक्ष्य संपुष्टि के बिना आपका दोष सिद्धि नहीं करना चाहिए, यानी कि सावधानी का क्या करना चाहिए, नियम का पालन। फिर दूसरा केस आता है अर्जुन लाल मिश्र बनाम राज्य, AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट। आपका केवल वापस ली गई संस्कृति की कृति के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती, यानी कि कुल मिलाकर जो न्यायालयों के निर्णय हैं उसमें यही दिखाया जा रहा है कि जब एक बार वह अपना अपराध स्वीकार किया, बाद में वह उससे मुकर गया, तो केस है अर्जुन लाल मिश्र बनाम राज्य का। प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य। तो दोनों में लास्ट निष्कर्ष यही निकला कि अगर एक कन्फेशन किया है, बाद में मुकर जाता है, तो पहले वाले संस्वीकृति के आधार पर आप तभी सजा दीजिए जब उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्वतंत्र साक्ष्य क्या हो, विद्यमान। जैसे कि आपका सह अपराधी में भी सतर्कता का नियम आपका 114 के किस में दिया गया था, B में। तो इस प्रकार रेस्ट ले लीजिए 10-15 मिनट, तब